नमस्कार मेरे किसान भाइयों। आज मैं आपके सामने जिस तरह से जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें ही मैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपके सामने लेके आया हूँ कि मृदा के लिए जो सॉयल हेल्थ कार्ड है उसमें किन किन तत्वों की कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर आप मिट्टी की जांच कराते हैं तो कितनी मात्रा में प्रमुख तत्व, कितनी मात्रा में सूक्ष्मांतरिक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उन सब की बात करेंगे। और किसी प्रमुख तत्व के कारण जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ये नाइट्रोजन की कमी के लक्षण से पौधे में जो पीलापन आता है वो पीली पीली लाइनें आ जाएंगी और पौधा जो है थोड़ा सा सिकुड़ने लगेगा, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। उसी तरह फास्फोरस की कमी के कारण पौधे के जो भी पौधा होगा उसकी पत्तियां जो किनारों से सूखती हुई नजर आएंगी, किनारे पीले पड़ते नजर आएंगे और धीरे धीरे करके वो काले पड़ जाएंगे और अंदर नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे। जिस तरह से आप चित्र में देख रहे होंगे ये जो पहला चित्र है नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, दूसरा फास्फोरस कमी के लक्षण। अब पोटेशियम की कमी से क्या होता है ये देखिए आप। जैसे मक्के में आगे से जो दाने छोटे रह गए हैं और सूख रहा है, उसी तरह से पोटेशियम की कमी से एक तो कोई भी फ्रूट होता है, आलू में जो आपका ट्यूबर है वो छोटा रह जाएगा और साइज एक सार नहीं आएंगे। और अगर जब हम पोटेशियम की कमी नहीं होगी मृदा में तो आलू का पूरा साइज एक जैसा होगा और जो है पौधा जो है पोटेशियम की कमी से पूरी तरह से अन्य पोषक तत्वों को नहीं ले पाया। पोटेशियम एक परिसंचरण का भी काम करता है, क्योंकि पोटेशियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो परिसंचरण यानी कि दूसरे प्रमुख तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो बहुत सारे और तत्वों की भी कमी होने के चांस रहते हैं दोस्तों। अब है सल्फर की कमी। सल्फर की कमी से पौधा जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है और पीली पीली पत्तियां हो जाती हैं। अब जो है आगे की मैं आपको अन्य जानकारी देता हूं। अब हम देखिए जिस तरह से साड़ी में दिखाई दे रहा है पोषक तत्वों की श्रेणी। तो मुख्य पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे, मिनिमम कितने होना चाहिए, एवरेज कितने होने चाहिए और अधिकतम कितने होने चाहिए, उसकी हम देख रहे हैं। ये टेबल लेके आए आपके सामने। तो जीवांश पदार्थ जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, उनकी जो मात्रा है कम से कम 0.5 यानी कि इतने प्रतिशत में दिए 0.5% मिट्टी के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। उसको कम से कम ये मिनिमम, उसके अलावा तो नहीं तो बंजर भूमि हो जाएगी। और मध्यम मिट्टी या मध्यम उपजाऊ मिट्टी वो होगी जिसमें आधी 0.5% से लेकर के और यानी 0.5 से मतलब है आधा प्रतिशत से लेकर के 1% होगी। और 1% से अधिक मात्रा जीवांश की है तो वो बढ़िया मिट्टी कहलाती है। उसी प्रकार नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम NPK प्रमुख तत्व है, उसके साथ सल्फर भी प्रमुख तत्वों में आती है। उसकी जो मात्रा है फास्फोरस नाइट्रोजन की वो 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अगर है मिट्टी के अंदर तो मिट्टी एक कह सकते हैं कि ठीक ठाक है। मध्यम मिट्टी में 280 से लेकर के 560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। उसी प्रकार उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता की जो मिट्टी होगी उसमें 560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक नाइट्रोजन की मात्रा होगी। उसी प्रकार अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की मात्रा न्यूनतम 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना आवश्यक है। एवरेज मिट्टी में 10 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बहुत ही बढ़िया उपजाऊ मिट्टी में 25 किलोग्राम से अधिक होगी प्रति हेक्टेयर की मात्रा से। बात करें पोटेशियम की तो पोटेशियम की न्यूनतम मात्रा 118 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक है और मध्यम मिट्टी में 118 से 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसी प्रकार बहुत बढ़िया मिट्टी में 280 से अधिक मात्रा अगर पोटेशियम की है तो उस मिट्टी को बहुत अच्छी मिट्टी कहेंगे, बहुत उपजाऊ मिट्टी कहेंगे। उसी प्रकार सल्फर की मात्रा जो है 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए कम से कम, और अगर उससे अधिक है तो उस मिट्टी को अच्छी मिट्टी कहा जाना जाएगा। यदि मिट्टी में सल्फर की मात्रा 22 किलोग्राम से कम है तो मिट्टी में जिप्सम 2 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से डालना अति आवश्यक होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म आंतरिक तत्वों की यानी कि माइक्रोन्यूट्रेंट्स की। माइक्रोन्यूट्रेंट्स जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारे जिंक है, कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज है, बोरॉन है, मोलिब्डेनम है, ये बहुत कम मात्रा इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन पौधे के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, बहुत बढ़िया फसल के लिए, अच्छी उपज के लिए, गुणवत्तापूर्ण
फल फूलों के लिए, अच्छे ट्यूबर के लिए कम से कम जिंक की मात्रा 0.6% होनी चाहिए, 6 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसमें मिट्टी के अंदर होनी चाहिए। और 1 किलोग्राम अगर मिट्टी लेते हैं तो उसके अंदर जिंक की मात्रा 0.6 मिलीग्राम होनी चाहिए। और तांबे की मात्रा की बात करें तो 1 किलोग्राम मिट्टी में 0.2 मिलीग्राम, और आयरन की मात्रा की बात करें 4.5, यानी कि आयरन की मात्रा 4.5 चाहिए। मैग्नीज 1 मिलीग्राम होनी चाहिए, बोरॉन 0.5 मिलीग्राम होनी चाहिए, और मोलिब्डेनम 0.2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम मिट्टी के अंदर होने चाहिए। इतनी मात्रा सूक्ष्म आंतरिक तत्वों की आवश्यक है। अब हम मिट्टी का यदि परीक्षण कराते हैं तो परीक्षण के आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर कमी पाई जाए तो उसी के हिसाब से हमें फसल में देना आवश्यक हो जाता है। तो इसको पौधे के जो मेटाबॉलिज्म है, जो क्रिया विधि है, जो उसके बढ़ोतरी है, बढ़वार है, फसल है, उसको अगर इससे कम मात्रा है तो वो प्रभावित करेगी। दोस्तों, मिट्टी में जो जिंक है उसकी अगर कंसंट्रेशन 0.6 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से कम हो तो उसको जिंक सल्फेट 2 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से बिजाई के समय खेतों में डालेंगे। यदि मिट्टी में बोरोन की सांद्रता जो मिनिमम स्तर दिया हुआ है, आवश्यक स्तर, वो 15 से 20 उससे नीचे है तो 15 से 20 किलोग्राम बोरेक्स पाउडर प्रति बीघा के हिसाब से बिजाई के समय खेत में डाला जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी भौतिक संरचना की। मिट्टी के भौतिक गुणों की बात करें तो मिट्टी में एक मिनिमम जल धारण क्षमता होनी चाहिए। तो जल धारण क्षमता की बात करें तो मिट्टी के वजन के हिसाब से कम 10 से 20% अगर जो उपजाऊ मिट्टी की बात करें, अगर 10 से 20% से कम है तो वो मिट्टी बेकार मानी जाएगी। सामान्यतः मिट्टी में 36 से 50% होनी चाहिए, और जलोढ़ मिट्टी या बहुत बढ़िया मिट्टी या दोमट मिट्टी जिसको कहेंगे उसमें 64 से लेकर के 80% की मात्रा बेहतर मानी जाती है। उसी प्रकार अगर हम उसके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र क्षमता प्रति किलोग्राम अगर हम वजन की बात करें तो उसके आधार पर 5 से 10 के लिए जो कम उपजाऊ मिट्टी की मानी जाती है, 18 से 25 सामान्य उपजाऊ मिट्टी की, और अधिक उपजाऊ मिट्टी की 32 से 40 मानी जाती है। उसी प्रकार स्थायी मुरझान गुणांक की बात करें तो 2 से 6% कम उपजाऊ मिट्टी में, सामान्य उपजाऊ मिट्टी में 8 से 14%, और अधिक उपजाऊ मिट्टी में 15 से 22% होना चाहिए। और प्राप्य जल मात्रा यानी उसके अंदर जल की कितनी मात्रा रहनी चाहिए तो मिनिमम 5 से 10% होनी चाहिए, और सामान्य एवरेज 14 से 22% होनी चाहिए, और अच्छी मिट्टी के अंदर 22 से 28% होनी चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों का महत्व है फसल का उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि मिट्टी का परीक्षण अति आवश्यक है। उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी के परीक्षण का महत्व की बात करें तो मिट्टी एक जटिल माध्यम है जिससे पौधे अपना पोषाहार प्राप्त करते हैं। पौधों के संपूर्ण विकास के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। ये जो पोषक तत्व हैं उनकी हम बात करें तो बिना खनिज यानी कि जिसको हम बाहर से नहीं डालते, ये वातावरण से स्वतः प्राप्त होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और जो प्रधान पोषक तत्व हैं, मुख्य पोषक तत्व जिसको कहते हैं NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। और जिनको हम बाहर से दे सकते हैं, गौण यानी कि जो ख़त्म भी हो सकते हैं, वो हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इनकी भी पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रेंट्स जो हैं वो हैं बोरॉन, क्लोराइड, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और जिंक। इनकी आवश्यक और एक मिनिमम मात्रा की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है मिट्टी के अंदर। इनकी कमी से फसल के अंदर रोगों का आना, मतलब ये समझ लिए कि रोग बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल को प्रभावित करते हैं। फसल में जो बीजों का अच्छी तरह से नहीं बन पाते हैं। आलू की फसल में ट्यूबर बढ़िया और चमकदार और समान आकार के नहीं बन पाते। इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी फसल के उत्पादन और फसल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
पौधे गैर खनिज पोषक तत्व हवा और पानी से अवशोषित करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधों की बढ़वार के लिए इनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन वर्षों तक फसल चक्र अपनाने, यानी कि अगर हम फसल चक्र नहीं अपना रहे, एक ही प्रकार की फसल लगातार कर रहे हैं, तो इनकी मात्रा धीरे धीरे मिट्टी में से समाप्त हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि फसल चक्र अपनाना बहुत आवश्यक है, और बीमारियां भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगती हैं। किसी भी फसल को अगर हम बदल बदल के लगाते हैं तो आवश्यक न्यूनतम पोषक तत्वों की मात्रा उस फसल में धीरे धीरे अपने आप विभिन्न फसलों के माध्यम से पैदा होती जाती है। और जो आपके गौण खनिज तत्व हैं उनकी विशेष भूमिका होती है। कैल्शियम कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक है। यह भूमि में जीवाणुओं द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके गति प्रदान करता है। वहीं मैग्नीशियम की कमी से पौधों में असमय, यानी कि पहले ही पतझड़ प्रारंभ हो जाता है, पहले पीले पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। प्रधान खनिज तत्वों को पौधे अपने विकास के लिए अधिक मात्रा में शोषित करते हैं, जैसे कि धान गेहूं में वार्षिक फसल चक्र 88 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार लेने के लिए पौधों द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पौष्टिक तत्वों के रूप में क्रमशः 135 किलोग्राम, 92 किलोग्राम और 336 किलोग्राम शोषित की जाती है। ऊपर चार्ट में ये सब बताया गया है। नाइट्रोजन के संतुलित प्रयोग का पौधे के विकास में विशेष महत्व है, जबकि अधिक प्रयोग से पौधे कीटों, बीमारियों और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। फास्फोरस की दाने बनाने में विशेष भूमिका है। यह पौधों को रोग अवरोधी बनाता है। पोटास की कमी से मक्का के पत्ते किनारों से जल जाते हैं। जिस प्रकार मक्का के पौधे जलते हैं, उसी प्रकार आलू के पौधे भी किनारों से जल जाते हैं और ऊपर की तरफ सिकुड़न आ जाती है। मिट्टी के पीएच मान का पौधों के विकास में सीधा संबंध है। यदि अम्लीय या अम्लीय मिट्टी में पौधों द्वारा पोषक तत्वों के शोषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। मिट्टी के परीक्षण द्वारा किसान इसमें जरूरी पोषक तत्वों की कमी व मिट्टी के विकारों पर सीधी नज़र रख सकता है। सही अर्थ में कृषि उत्पादन में मिट्टी परीक्षण की विशेष भूमिका है और आवश्यक है कि मिट्टी परीक्षण के बाद आवश्यक पोषक तत्वों की जितनी मात्रा की ज़रूरत है उतनी ही खेतों में डाली जाए। किसान भाइयों, कृषि अनुसंधान एवं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार आपके लिए जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, भूमि के गुण एवं बनावट के आधार पर आप अपनी फसल का चयन करें। अच्छी फसल की पैदावार के लिए देसी खाद, कंपोस्ट खाद जो केंचुआ की होती है, वो पूरे साल में कम से कम एक बार ज़रूर डालें। दोमट मिट्टी में सामान्य सिफारिशों के आधार पर देसी खाद डालें। रेतीली व चिकनी मिट्टी में देसी खाद का सामान्य से अधिक प्रयोग आवश्यक है। जहाँ पर सिफारिशों के आधार पर देसी खाद का प्रयोग किया गया हो, वहाँ सूक्ष्म तत्वों की कमी होने पर अनुमोदित सिफारिशों के आधार पर खादों या रसायनों का इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी में माइक्रोबियल कार्बन, जैविक कार्बन का 2 से 5% हो तो भूमि फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। जिस मिट्टी में गोबर की खाद उपयुक्त मात्रा में प्रयोग की जाती हो तो उस मिट्टी में जैविक गुण साधारणतया उपयुक्त होते हैं। रेतीली भूमि में बार बार हल्की सिंचाई करें। चिकनी मिट्टी में हवा के उचित प्रभाव के लिए बार बार निराई गुड़ाई करते रहें। रेतीली भूमि में जड़ एवं कंद वाली फसलें तथा कंद वाली आप शकरकंद और आलू बहुत अच्छी होती है, इनमें दलहनी फसलें भी इसमें अच्छी कर सकते हैं, जबकि चिकनी मिट्टी में धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऊसर भूमि में दलहनी फसलें लगाएं और अंत में फसल की अधिक पैदावार के लिए देसी खाद और रासायनिक खादों का संतुलित प्रयोग परीक्षण के आधार पर करना सुनिश्चित करें। किसान भाइयों, यदि भूमि में पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यानी कि प्रमुख पोषक तत्व NPK की मात्रा मध्यम हो तो सिफारिशों के आधार पर रासायनिक खादों का प्रयोग करें। अगर पोषक तत्वों की मात्रा निम्न वर्ग में आए तो रासायनिक खादों की मात्रा 25% तक बढ़ा दें। अगर पोषक तत्वों की मात्रा उच्च वर्ग में हो तो रासायनिक खादों की मात्रा 25% तक कम कर दें। फसल चक्र में दलहनी एवं हरी खाद वाली फसलें जरूर शामिल करें। दलहनी फसलों को उगाते समय 8-10 किलो मिश्रित खाद NPK 12-32-16 प्रति बीघा की दर से
केवल बिजाई के समय डालें तथा राइजोबियम टीकाकरण करके उपज बढ़ाएं। राइजोबियम बैक्टीरिया है, उसको आप फसल के अंतिम जुताई के समय कल्चर करके डाल सकते हैं। कल्चर करने की विधि मैंने पहले ही वीडियो में दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। बिजाई के बाद नाइट्रोजन की मात्रा यानी यूरिया के रूप में हम नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, वो दलहनी फसलों में प्रयोग नहीं करना चाहिए, वहाँ हानिकारक होती है। और बिजाई के समय बीज को सिफारिश की गई राइजोबियम व फास्फोरस गोलक यानी कि फास्फोरस सोल्युबल बैक्टीरिया को उससे उपचारित आप कर सकते हैं। ये सब्जियों में गोबर की खाद खेत तैयार करते समय डालें। कैन की मात्रा सुपर फास्फेट तथा पोटास की पूरी मात्रा बिजाई या रोपाई से पहले भूमि में मिलाएं। कैन की शेष मात्रा 2-3 भागों में बांटकर बिजाई या रोपाई के 1-1 महीने के बाद खेत में डालें। अगर मिश्रित खाद यानी NPK 12-32-16 का इस्तेमाल बिजाई या रोपाई के समय किया गया हो तो मिश्रित खाद के साथ आधी नाइट्रोजन का प्रयोग करें व शेष आधी 2 भागों में बांटकर बिजाई या रोपाई के 1-1 महीने के पश्चात आप सिंचाई करने से पूर्व अथवा सिंचाई करने के 1 दिन बाद डाल सकते हैं। सब्जियों के उत्पादन के लिए सिंचाई का उपयुक्त प्रबंध करना अति आवश्यक है। सब्जियों एवं अन्य फसलों में नाइट्रोजन का प्रयोग मिट्टी में उचित नमी होने पर करें। फलीदार फसलों में मिश्रित खाद का प्रयोग 8 से 10 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से बिजाई के समय कर सकते हैं। ऐसी फसलों में राइजोबियम टीकाकरण से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आलू और अन्य कंद वर्गीय फसलों में भी राइजोबियम बैक्टीरिया और अन्य जो बैक्टीरिया बायो आपको फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड के बारे में बताया गया है, उनका भी प्रयोग आप इनके साथ कर सकते हैं। प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक, मटर में उपज बढ़ाने के लिए सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें। इसी खाद का इस्तेमाल सल्फर बढ़ाने के लिए दलहनी एवं तिलहन की फसलों में भी कर सकते हैं। सब्जियों में नाइट्रोजन खाद पौधे के तने से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर गोलाई में डालें। यदि आप ऐसा करते हैं तो फंगस से लगने वाले रोग फसल में नहीं लगेंगे, उससे बड़े आसानी से बचा जा सकता है। यहाँ आपको दोस्तों कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे जिसमें मैग्नीशियम की कमी से लगने वाले रोग में किस तरह से जो है मक्का का दिखाया गया है। उसी प्रकार आलू की फसल पे भी लगभग समान प्रकार के जो पीले पीले और किनारों से लाल सूखते हुए लक्षण दिखाई देंगे। मक्का की फसल में दाने आधे अधूरे भरे रहते हैं। ये आप देखिए, बोरोन की कमी में जो है साइज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। इसी प्रकार बोरोन की कमी से आलू के भी साइज़ों में बहुत अंतर रहेगा। ये आप देखें, तांबे की कॉपर की कमी से किस प्रकार से, जिस तरह से यहाँ पर दाने पूरी तरह से नहीं भरे गए हैं, उसी प्रकार से आलू की फसल में भी दाने पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं। मैग्नीज की कमी से पत्ता जो सिकुड़ने लगता है दोस्तों। और आप ये देख रहे हैं, जस्ते की कमी से के लक्षण में जिंक की कमी से जो है लाइनें पीली पीली पड़ने लगती हैं। उसी प्रकार आयरन की कमी से जो है पौधे में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है मिट्टी का परीक्षण अपनाएं और कृषि उत्पादन बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक यथासंभव मिट्टी का परीक्षण कराएं और जिन तत्वों की आवश्यकता हो उतनी मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करें। यदि आप जैविक खादों का प्रयोग करते हैं तो जैविक खादों का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है दोस्तों। जैविक खाद के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में भी जैविक खाद या कंपोस्ट खाद या गोबर की सड़ी गोबर की खाद पड़ जाती है खेत में तो वो फसल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जवान जय किसान।